हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम कर रहे हैं जॉन मिल्टन से 50 क्वेश्चंस। इसके पहले हमने डिस्कस की हुई है इनकी बायोग्राफी। एक बार क्वेश्चंस करने के बाद हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं। तो वो सारी चीजें करने के बाद हम इनके पोम्स को भी डिस्कस करेंगे आपसे, इनका प्रोज, इनका पोम जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, बट एक बार स्टार्ट करने से पहले आप सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें जहां कहीं भी आप लोग एक्टिव हैं। आपने शेयर कर दिया होगा, मुझे पता है, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, who sad and where. ये लाइंस किसने कहा है और कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, अर्नोल्ड इन शेक्सपियर, कॉलरिज इन एशियंट मैरिनर एंड नन ऑफ दीज। तो आप यहां आपको बताना है, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखिए, वर्ड्सवर्थ गुरु मानते थे जॉन मिल्टन को और इन्होंने बुक लिखी हुई थी लंदन 1802 मिल्टन को लेकर के, मिल्टन टू मिल्टन। तो इन्होंने उस बुक में, टू मिल्टन बुक में इन्होंने लिखा हुआ था ये लाइंस, उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने उस बुक में लिखी हुई थी, वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, जो कि एक सोनेट था, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Yet thy heart the lowliest duties on herself did lay. These lines are about Milton who sad and where. तो ये लाइंस भी किसने लिखी हैं ये आपको बताना है। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है सैली इन एडोनेस, वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, अर्नोल्ड इन शेक्सपियर एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए, ये जो लाइंस है, Yet thy heart the lowliest duties on herself did lay, ये सोनेट है और ये सोनेट वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था। किस बुक में लिखा हुआ था? तो इन्होंने ये सोनेट लिखा हुआ था लंदन 1802 टू मिल्टन, ठीक है ना। उस बुक में इन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने, ये लाइंस लिखी हुई थी। तो यहां आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स ऑफ द लव्स, हेट्स, फियर्स, jealousies and ambitions, that swayed will and purpose, who moves like a god amid the world, regarding them as a trivial and momentary things that can never serve a great soul from its course. तो यहाँ ये जो लाइन्स हैं आप देख सकते हैं, ये लाइन्स किसने लिखा हुआ था, ये लाइन्स किसने कहा, किसकी कमेंट है और किस पोएट के बारे में ये कमेंट है? कॉम्पटन, रिकेट, ओलिवर एल्टन, जॉर्ज सैमसन या फिर लॉन्ग। तो देखो, लॉन्ग जो है ना, ये अपना गुरु मानते थे मिल्टन और शेक्सपियर दोनों को। तो ये जो कमेंट है ये दिया हुआ था लॉन्ग ने मिल्टन को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट ये कमेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ही, अ पोएट, ought to himself to be a true poem that is a composition and pattern of the best and most honorable things. ये किसने कहा, किसके बारे में कहा? तो ये जो लाइन से किसने कहा आपके सामने ऑप्शन से बताइए। मिल्टन, शैली, वर्ड्सवर्थ एंड शेक्सपियर। तो ये जो लाइंस हैं ये मिल्टन ने अपने बारे में कही हुई थी और ये जनरलाइज किया हुआ था सारे पोएट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। Before one can write a literature which is the expression of the ideal, he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Fra Angelico. तो ये लाइंस किसने बोली? Who said this line? आपको बताना है। तो जी, यहाँ भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिल्टन। मिल्टन ने ये लाइंस बोली हुई थी कि बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर, किसी को लिटरेचर लिखने से पहले, विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, जो कि एक आदर्श का एक्सप्रेशन माना जाता है, एक जो है व्यक्त करने का की एक आदर्श विधा मानी जाती है लिखना किसी चीज को, है ना। So he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal man of Fra Angelico. मतलब उसे पहले एक अपने आप को आइडियल मैन बना लेना चाहिए अगर वो किसी आइडियल बुक को लिख रहा है। मतलब अगर जितने भी पोएट हैं, जितने भी ऑथर हैं, अगर वो कोई भी आइडियल बुक लिख रहे हैं तो उनको पहले वो व्यक्तित्व खुद में धारण कर लेनी चाहिए, उसके बाद वो जाकर के उस पोम को लिखें, उस लिटरेचर को लिखें। तो ये लाइंस मिल्टन ने बोली हुई थी। यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ।
Because Milton's human, he must know the best in humanity whose comment is this. Milton's human, he must know, मतलब मिल्टन को बहुत अच्छे से पता था बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, मतलब बेस्ट इन ह्यूमैनिटी उनको पता था कि मानवता का जो लेवल है वो कितना कहां तक सही है, और ये लाइंस बोली हुई थी लॉन्ग ने मिल्टन को। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। The spirit of Lord is upon me. Whose line is this? The spirit of Lord is upon me. ये लाइंस किसने बोली हुई थी? मिल्टन, शेली, वर्ड्सवर्थ एंड नन ऑफ दीज। तो ये लाइंस खुद के बारे में मिल्टन ने बोली हुई थी। मिल्टन के बारे में 2-3 बातें आपको बताऊंगी कि मिल्टन ने 3 शादियां की हुई थी। कब की हुई थी? पहली शादी इनकी मैरी पॉवेल से हुई थी 1643 में, दूसरी शादी हुई थी इनकी कैथरीन वुडकॉक से 1658 में, और तीसरी शादी हुई थी इनकी 1663 में एलिजाबेथन मिंशुल से, जिसमें इनकी दोनों वाइफ की डेथ हो गई थी। यानी कि मैरी पॉवेल की डेथ हो गई थी 1652 में, और कैथरीन वुडकॉक की डेथ हो गई थी 1658 में। ठीक है, और मिल्टन 44 इयर्स के थे तभी इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, यानी ये कंप्लीट ब्लाइंड हो गए थे 1652 में। और ब्लाइंड होने से पहले इन्होंने द टेन्योर ऑफ किंग्स लिखा हुआ था, और इनकी मतलब ब्लाइंड होने से पहले इनकी जो बुक थी वो थी उनकी टेन्योर ऑफ किंग्स। ठीक है, और डिफेंस इनकी लास्ट बुक थी। डिफेंस इनकी लास्ट बुक थी, जब ये मतलब देख सकते थे उसके पहले इनकी ये लास्ट बुक थी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये इन्होंने अपने बारे में लिखा कि भगवान उनके साथ में है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाता है। His style was unconsciously sublime because he lived and thought consciously in a sublime atmosphere. Whose comment is this? Crompton recate about Milton, long about Milton, long about Shakespeare and none of these. तो मैंने जैसे कि बताया लॉन्ग बड़े भक्त थे मिल्टन के, और मिल्टन के बारे में इन्होंने ये लाइन बोली है कि वो जो है वो उनको गॉड ऊपर से गाइड करता है ना। उनके अपने जो विचार थे, एक तो वो बड़े प्योरिटन थे, है ना, वो अगर पॉलिटिक्स का कोई टॉपिक हो या चर्च हो, वो अपनी खुल करके अपनी बातों को व्यक्त करते थे, है ना। उन्होंने एक 1644 में उन्होंने एक बुक लिखी हुई थी एरिजोपैटिका। वो क्या करती है? वो प्रहार करती है, वो अटैक करती है फ्रीडम, सीधा पार्लियामेंट पे। किस चीज के लिए? फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, कि लोगों को खुल करके अपने ओपिनियंस देने चाहिए उस चीज पर। ठीक है ना। तो जैसा कि लॉन्ग कहते हैं उनके बारे में कि वो बड़े मतलब कट्टरपंथ थे ही, लेकिन उनके विचारों को वो कहां से उनको वो सारे ओपिनियंस मिलते थे? क्योंकि ही इज गाइडेड बाई हेवन, इज गाइडेड बाई गॉड, है ना। जैसे कि इन्होंने इस लाइन में लिखा हुआ है, हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली सब्लाइम। उनकी जो अपनी स्टाइल थी, है ना, ग्रैंड स्टाइल जो उनकी अपनी थी, वो खुद ही बड़ी सबलाइम थी, अद्वितीय थी। Because he lived a thought unconsciously in a sublime atmosphere. वो खुद एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते थे जो कि उनको बड़ी पॉजिटिव थॉट्स उनको देते रहता था। And whose comment is this? तो ये लॉन्ग ने मिल्टन के बारे में बोला है। The odd on the morning of Christ nativity was begin on. ये ऑड जो है उनकी क्राइस्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी क्रिसमस डे के दिन 1629 में, जो कि पहली बुक इनकी थी, और उस समय इनकी उम्र थी 21 साल। Who was Milton master? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिल्टन का मास्टर कौन था? मिल्टन किसको अपना मास्टर मानते थे? चौसर, बर्टन, होमर या फिर स्पेंसर? तो मिल्टन के जो गुरु थे वो थे स्पेंसर। ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा है और लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो मिल्टन के गुरु का नाम क्या है? स्पेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स। मिल्टन फ्लेचर के किस बुक से इन्फ्लुएंस्ड थे? द नेटिविटी, द क्रिएटिविटी, क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ या नन ऑफ दीज? तो आपका यहाँ इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। मिल्टन जो है फ्लेचर की इस बुक से बहुत प्रभावित थे। As ever in my great taskmaster's eye, the line of Milton who composed on this being arrived to the age of 23. 23 साल की उम्र के जब थे तो उन्होंने एक बुक लिखी हुई थी एंड एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, और उस समय उनकी उम्र थी 23 साल। इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन, मिल्टन रेप्यूडिएट्स
देखो मिल्टन की शादी 1643 में हुई थी और उसके बाद मतलब इनका ज्यादा दिन तक इनकी शादी चली नहीं, इनका डाइवोर्स हो गया। और उसी गुस्से में, क्योंकि भाई सामाजिक इनकी अपनी जो है इंसल्ट हुई थी, तो उसके विरुद्ध उन्होंने अगेंस्ट उन्होंने लिखा हुआ था डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। और इनका ये जो अटैक इन्होंने किया था उस मैरिज पर किया हुआ था, शादी पर किया हुआ था। For I thought it best to be traveling at my ease, for intellectual at home were fighting for liberty, who gave up traveling with this plow. शेक्सपियर, सैली वर्ड्सवर्थ या मिल्टन। तो ये जो है देखो उनका मिल्टन का मानना था कि जो लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं वो घर में बैठ के फाइट करने से उनको लिबर्टी नहीं मिलेगी, बल्कि बाहर निकलने से उनको लिबर्टी मिलेगी। जब तक वो बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, समाज देखेंगे, तब जाकर के वो स्वतंत्र सोच पाएंगे, स्वतंत्रता के साथ काम कर पाएंगे। और ये जो है ये इन्होंने लिखा था, मिल्टन की ये लाइन्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये। चलिए, इन द सोनेट मेथॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट मिल्टन सेलिब्रेट दिस। देखो मिल्टन की 3 शादियां जैसे मैंने बताया, फिर बता देती हूँ। 1643 he married to Mary Powell. 1656 he married to Catherine Woodcock, and the last marriage was with Catherine Minshall, है ना, जो कि इनकी शादी हुई थी 1663 में। तो इन्होंने अपनी वाइफ को लेकर के एक सोनेट लिखा, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के लिए इन्होंने लिखा, Methought I saw my late espoused। तो ये लाइंस उनकी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक की थी। शादी इनकी हुई थी 1656 में, कैथरीन वुडकॉक की डेथ हो गई थी 1656 में इनकी शादी हुई थी, 1658 में इनकी डेथ हो गई थी। एक बार जरूर याद रखिएगा, मैं फिर से लिख करके बता देती हूँ। 1656 में शादी हुई थी और 1658 में डेथ हुई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। Who commented on Milton saying this man cuts all out and the ancient too। मिल्टन के बारे में किसने बोला कि इस व्यक्ति ने जितने भी जो लाइंस थी, जो एक ब्रेकिंग लाइंस थी, उन सबको तोड़ करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो ये लाइंस किसकी हैं और किसके लिए हैं? तो लाइंस ये हैं ड्राइडन की, किसके लिए है? जॉन मिल्टन के लिए है, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो। एल एलिग्रो का मतलब क्या होता है? देखो एल एलिग्रो के साथ इन्होंने पब्लिश किया होता है एल पेंसेरेसो। तो एल एलिग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन और एल पेंसेरेसो का मतलब होता है मेलनकली मैन। तो इन दोनों को पब्लिश किया हुआ था इन्होंने 1631 में। दोनों पूछा भी जाता है कि दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, तो दोनों को एक साथ ट्विन सिस्टर्स बोलते हैं। और ये जो टर्म है एल एलिग्रो एंड एल पेंसेरेसो, ये दोनों म्यूजिकोलॉजी टर्म्स हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मॉस्क्यू। ये मॉस्क्यू जो लिखा हुआ था मिल्टन ने, ये कहां से ये आइडिया उनको मिला हुआ था? इटली, जापान, फ्रांस या अमेरिका। तो ये जो आइडिया था इनको इटली से मिला हुआ था। एरोपेजिटिका हाइलाइट्स। एरोपेजिटिका किस चीज के बारे में थी, है ना? 1644 में लिखी हुई थी, लेकिन किस चीज के बारे में थी? फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स, अडॉप्ट एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो यहां पर ये जो बुक है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर लिखी हुई थी। यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पैराडाइज लॉस्ट इज इन। पैराडाइज लॉस्ट जो कि 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो स्टार्ट किया गया था 1658 में, कंप्लीट हुआ था 7 साल के बाद, यानी 1665 में पहला पब्लिकेशन हुआ था 1667 में और दूसरा पब्लिकेशन हुआ था 1674 में। जब ये पहली बार पब्लिश हुआ था तब ये हुआ था 10 पार्ट्स में, और लेकिन जब इसका दूसरा पब्लिकेशन आया तो ये आपका हुआ 12 पार्ट्स में पब्लिश हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ब्लैंक वर्से में लिखी गई है, तो यहां फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Who has described Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? जॉर्ज सैमसन, रिकेट, लैमर्टाइन या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो पैराडाइज को डिस्क्राइब किया हुआ था लैमर्टाइन ने एज द ड्रीम ऑफ अ प्योरिटन फॉलन एस्लीप ओवर द बाइबल। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 to 1637 is popularly known as Horton, blindness, melancholy या
बॉस्टन पीरियड। तो देखो 1632 में उन्होंने एमए की डिग्री ली यूनिवर्सिटी से और उसके बाद वो हॉर्टन चले गए, जहां पर उन्होंने मास्क्यू द कॉमर्स, जहां पर उन्होंने एरोपेजिटिका तो 44 में पब्लिश हुआ था, जहां पर उन्होंने लिसिडस लिखा हुआ था। तो ये लिसिडस है ना, लिसिडस हो गया आपका, और ऑन शेक्सपियर हो गया, और ये मास्क द कॉमर्स हो गया, है ना। ये सारी बुक्स जो है ये इन्होंने हॉर्टन पीरियड में लिखी हुई थी। तो हॉर्टन पीरियड इनका टोटल जो रहा वो 1632 1637 के बीच में रहा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन हॉर्टन पीरियड करेक्ट हो जाएगा आपका। हॉर्टन पीरियड कई बार एग्जाम में पूछा है कि हॉर्टन पीरियड कब से कब तक रहा, तो 1632 से 1637 तक रहा। और हॉर्टन एक जगह है जहां पर इन्होंने एमए की डिग्री लेने के बाद वो चले गए और हॉर्टन में ही रह करके इन्होंने कई पोम्स पब्लिश किए, तो इसलिए इसको हॉर्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय उनका पब्लिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने लिखी, पब्लिश की, तो इसलिए इसे हॉर्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है। मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन हिज पोएम। मिल्टन ने पोएट्री के बारे में अपनी व्यूज किस बुक में दी हुई हैं? कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस या नन ऑफ दीज। तो मिल्टन ने जो अपनी पोएट्री के बारे में जो व्यूज दी हैं वो लिसिडस में दी हैं। लिसिडस क्या है? लिसिडस एक पेस्टोरल एलिजी है जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखा हुआ था। ये इनकी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे जो कि आयरिश सी में डूब करके जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियली बेस्टाउड, हु सेड? मिल्टन, शैली, वर्ड्सवर्थ या नन ऑफ दीज। तो देखिए, एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी भगवान की एक गिफ्ट है लिखना, पोएट्री लिखना। भगवान ने हर किसी को नहीं ये गुण दिया है, कुछ ही लोगों को ये गुण दिया है कि वो किसी चीज का क्रिएशन कर पाते हैं, लिख पाते हैं, पोएट्री लिख पाते हैं, प्रोज लिख पाते हैं। तो ये भगवान का ग्रेस है, भगवान का क्या है? ये ग्रेस है, ये गिफ्ट है। और ये लाइंस बोली हुई थी मिल्टन ने, ठीक है। चलिए 25th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्श एंड क्रैब्ड एज फुल फूल्स सपोज, बट स्वीट एज द लाइन्स अपीयर। मिल्टन्स लिसिडस, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन्स कॉमर्स। ये लाइंस मिल्टन की किस बुक में पब्लिश हुई थी बताएं? देखिए, मिल्टन लिसिडस पब्लिश हुआ था, मिल्टन ने लिसिडस पब्लिश किया था 1637 में। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी 1667 में, और कॉमर्स, मिल्टन्स कॉमर्स पब्लिश हुआ था 1634 में। ये आपको डेट याद होनी चाहिए। ये जो लाइंस थी ये आपकी पब्लिश हुई थी मिल्टन के कॉमर्स में, जो कि 1634 में था, पब्लिश हुआ था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं 27 क्वेश्चन पर। When Milton wrote on the morning of Christ nativity, his age was only, जब मिल्टन ने लिखा हुआ था मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये पब्लिश हुआ था आपका 1629 में लिखा हुआ था। ये 1629 में इन्होंने ये बुक लिखा हुआ था। उस समय मिल्टन की जो एज थी वो 21 साल की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बुक पब्लिश हुई थी 1629 में, उस समय मिल्टन की जो एज थी वो 21 साल की थी। नेक्स्ट, एल एलिग्रो, एल पेंसेरसो, आर्केट्स, कॉमर्स, लिसिडस को मतलब किस एज से बिलोंग करते हैं? मेलनकॉलिक, बॉस्टन, हॉर्टन। तो अभी मैंने आपको बताया एल एलिग्रो, एल पेंसेरसो, ये आपका पब्लिश हुआ था 1631 में। 1631 में ये पब्लिश हुआ था। 1631 में एल एलिग्रो, एल पेंसेरसो, जिसे ट्विंस सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है, जो कि म्यूजिकोलॉजी से ये टर्म आपका जो है रिलेटेड है। आर्किडेस, कॉमर्स, लिसिडस, है ना, ये आपका ये 3 बुक्स है। तो आपको पता है कि कॉमर्स आपका 1634 में पब्लिश हुआ था, लिसिडस आपका 1637 में पब्लिश हुआ था। और टोटल ये जो पोम्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका ये किस पीरियड से रिलेटेड है? तो ये हॉर्टन पीरियड से रिलेटेड है। किस पीरियड से? हॉर्टन। नेक्स्ट, रेस्टोरेशन केम इन, रेस्टोरेशन कब आया? 1660, 1661, 1662 या 1663? तो रेस्टोरेशन पीरियड आपका जो है वो 1660 को माना जाता है। ग्रेट प्लेग अकर्ड इन, आपका ग्रेट प्लेग जो है इंग्लैंड में हुआ था 1665 में आया हुआ था, ये बीमारी फैली हुई थी। Which poem deals with Satan's temptation of Christ in wilderness?
सॉरी वाइल्डरनेस। सो ये जो आपका सैटर्न का टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट है, ये थीम कहाँ है, ये थीम किस बुक में है, मिल्टन के पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस। तो ये जो थीम है आपकी सैटर्न टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, वाइल्डरनेस, ये थीम है आपकी पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था, 1667 में, ठीक है ना। ये 1667 में पहला पब्लिकेशन हुआ था, 1674 में दूसरा पब्लिकेशन हुआ था, ये याद रखिएगा आपको। स्टार्ट किया गया था 1658 में और कंप्लीट हुआ था 1665 में। पैराडाइज रीगेन्ड आपकी जो है पब्लिश हुई थी 1671 में। 1671 में जो इसका पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल माना जाता है। लिसिडस क्या है आपका, लिसिडस है आपका पेस्टोरल एलिजी, जो कि आपका 1637 में पब्लिश हुआ था। किसके लिए लिखा गया था, तो एडवर्ड किंग के लिए लिखा गया था, जो कि जिनकी डेथ हो गई थी आयरिश सी में डूब करके। Who described Milton as the mighty mouth inventor of harmonies and God gifted organ voice of England? किसने मिल्टन को बोला, ये लाइंस किसने डेडिकेट की मिल्टन को, अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, सैली या टेनिसन? तो ये लाइंस जो है ये डेडिकेट की थी मिल्टन को टेनिसन ने, ठीक है ना। माइटी माउथ बोला था उनको टेनिसन ने। पनहिल फील्ड इज एसोसिएटेड विद, पनहिल फील्ड किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर, सैली या मिल्टन? तो ये आपकी जो है रिलेटेड है, एसोसिएटेड है मिल्टन से। मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन को क्या बोला जा सकता है, फर्स्ट एलिजाबेथन, सेकेंड एलिजाबेथन, बिलेटेड एलिजाबेथन या फिर नन ऑफ दीज? तो मिल्टन कैन बी सेड, आप मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, मिल्टन को क्या बोला जा सकता है? तो मिल्टन को बोला जा सकता है बिलेटेड एलिजाबेथन, है ना। यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. मतलब मिल्टन ने खुद भी कहा है कि मुझे अभी तक याद नहीं होगा कि मैंने कभी भी 12 बजे के पहले जाकर के मतलब नींद ली हो। रात में 12 बजे के पहले मैं जाकर के सो गया हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा मुश्किल से हुआ होगा। मिल्टन इतने पढ़ाकू, इतने बड़े स्कॉलर थे और उनको 8 से ज्यादा भाषाएं आती थी और वो हमेशा 12 बजे के बाद, मतलब वो लेट नाइट स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे वो। यहाँ उन्होंने खुद भी अपने बारे में ये लाइंस बोली हुई हैं, तो ये स्टेटमेंट है आपका मिल्टन का। From 1630 to 1638, Milton continued his studies at Boston, Horton, Bread Street या none of these? तो इन्होंने अपनी 1632 से 1638 की जो स्टडी कंटिन्यू की वो हॉर्टन में की। When two poems of Milton are companion pieces, कौन सी ऐसी पोएम्स हैं जो कि मिल्टन की कंपेनियन पीसेस हैं? कॉमस लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, एल एलिग्रो एंड एल पेंसरसो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कंप्लीट 1674 में हुआ था, लेकिन पैराडाइज रीगेन्ड आपका हो गया था 1671 में। तो इसे हम ट्विन सिस्टर्स या कंपेनियन पीसेस नहीं कह सकते हैं। कॉमस तो आपका पब्लिश हुआ था 1634 में, कॉमर्स पब्लिश हुआ था 1634 में, लिसिडस पब्लिश हुआ था आपका 1637 में। तो इसे भी हम नहीं बोल सकते ट्विन सिस्टर्स या कंपेनियन पीसेस भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, एल एलिग्रो एल पेंसरसो, जो आपका टोटल पब्लिश हुआ था। इनका पब्लिकेशन डेट है 1631, ठीक है ना, 1631। और ये दोनों यानी कि एल एलिग्रो को बोला जाता है, एल एलिग्रो की मीनिंग है अ हैप्पी मैन और एल पेंसरसो की मीनिंग है अ मेलनकली मैन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड एल पेंसरसो आर फ्रॉम, एल एलिग्रो और एल पेंसरसो का जो टर्म है, जो टाइटल है, वो कहां से रिलेटेड है? माइक्रोबायोलॉजी या माइकोलॉजी या म्यूजिकोलॉजी? तो ये जो टर्म्स है ये रिलेटेड आपकी म्यूजिकोलॉजी से, ठीक है। द टाइटल ऑफ रिपीटेड है, एल एलिग्रो आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लॉथ मेलनकली वेलकम द गॉडेस ऑफ मिर्थ, यूफोरसाइन, मैया, वेनस या नन ऑफ दीज? तो यहां पर आपका जो है एल फर्स्ट ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा, यूफ्रोसाइन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एल पेंसरसो आफ्टर बैनिशिंग deluding joys welcome the goddess, melancholy, heaven, spirit, Venus या pleasure? तो एल पेंसरसो आफ्टर banishing the deluding joys welcome the goddess of melancholy. नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज कंपेयर्ड टू, मतलब पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को कंपेयर किया गया था। तो सैटर्न को कंपेयर किया गया था लेवियाथन से,
लेविएथन से कंपेयर किया गया था। एक चीज और पूछा जाता है कि सैटर्न के कंपेयर में किसको माना जाता है, तो बेल्जेबब को सैटर्न के कंपेयर में माना जाता है। नेक्स्ट, सैटर्न कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव ट्रबल, कंफ्यूजन, wrath and vengeance, confusion, wrath and vengeance, give fold, confusion, wrath and vengeance and none of these। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। मिल्टन खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड था, तो वह ऐसे में किसी को कहाँ ही सेड्यूस करता। नेक्स्ट, हु वाज नेक्स्ट टू सैटर्न, तो सैटर्न का के नेक्स्ट यानी जिसको माना जाता है सैटर्न के बराबर जिसको माना जाता है वो है बेल्जेबब। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुलाच इज द हॉरियड किंग besmeared with blood of human sacrifice, एनिमल सैक्रिफाइस, घोस्ट या नन ऑफ दीज। तो मोलॉच जो है आपके जो है जाने जाते हैं ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Whose wound allured the Syrian damsels to lament his fate? थैम्यूज, मोलॉच, एबेल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थैम्यूज। ठीक है, नेक्स्ट, who came last in the line of fallen angels? फॉलन एंजल्स के लास्ट में मतलब किसको हाईलाइट किया गया था, तो बेलियाल को जो है फॉलन एंजल के लास्ट में जो है कंसिडर किया गया था। और ये बहुत ही विलासी टाइप का था। ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही रेन्स इन कोर्ट्स एंड पैलेसेस, हु इज ही। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बताया कि बेलियाल को पैराडाइज लॉस्ट के लास्ट में फॉलन एंजल्स के लास्ट में कंसिडर किया गया था और बहुत ही लग्जरियस पर्सन था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बेलियाल, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बेलियाल। नेक्स्ट, व्हेन नाइट डार्कन्स द स्ट्रीट देन वेंडर forth the sons of Belial flown with insolences and wine, where do these lines appear? तो ये आपकी लाइंस हैं पैराडाइज लॉस्ट से। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। बेलियाल तो पैराडाइज लॉस्ट में ही इसको डिस्कस किया गया था। Why do the hospitable door in Gibeah expose a matron? To avoid worse murder, to avoid the worst mishappening, to avoid worse rape या none of these। तो यहाँ पर गेबिया ने जो है किसको अवॉइड करने की कोशिश की, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू अवॉइड वर्स रेप। सो गाइज यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें मिल्टन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करिएगा मैक्सिमम अपने दोस्तों के बीच में। एंड अगर आपको कैसी वीडियो लगी तो ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मिल्टन के पोम्स के साथ में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैराडाइज लॉस्ट। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस।